हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खान सर के पॉकेट जीके समान ज्ञान से आज पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले के पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं हम लोग। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिया गया है और ये एडिशन नया है, तो आप लोग भी इसे जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यपाषाण काल से, पार्ट नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार यानी खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्यपाषाण काल में है। मध्यपाषाणकालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे और इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर तथा मदहा नामक स्थान से मिले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे पहला मानव अस्थिपंजर किस काल में मिला है, तो मध्यपाषाण काल में मिला है। और कहाँ पर मिला है, स्थान का नाम बताना है, तो उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर और महदहा से मिला है। आगे है नवपाषाण काल, अन्न उत्पादक युग। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले मेहरगढ़ में ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बकरी, बैल पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिला है, तो बेलन नदी घाटी में मिला है, महदहा स्थल से। आगे है, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों यानी हथियार का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। पत्थर के कुल्हाड़ी को क्या कहा जाता था, सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर में है, बुर्जहोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम तथा गुफर काल कश्मीर प्रांत में है से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण यानी औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग भी हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डी के औजार भी मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू, ये बेल्लारी कर्नाटक में है। संगनकल्लू से राख के टीले, पिकलीहल जो कर्नाटक है से राख के ढेर व निवास स्थान
निवास स्थान, और उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियां व हस्त निर्मित मृद भांड, असम के सारू तारू से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब है चल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण कालीन। ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहर और गिलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाव गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित जोरवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन यानी चाल्कोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता था। जोरवे संस्कृति का काल किससे कितना मानता है? तो यानी जोरवे संस्कृति कहें या ताम्रपाषाण कालीन युग कहें या चाल्कोलिथिक कहें, सब एक ही है। इसका समय है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। यह संस्कृति मुख्य रूप से किधर विकास हुआ? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमामगांव, चंदोली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो सोनेगांव, इमामगांव, चंदोली, जारवे, नासिक और दायमाबाद है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा, जो महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेवासा से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले एक निर्मित बर्तनों के प्रमाण और नबदा टोली, जो मध्य प्रदेश से है, तो नबदा टोली से चित्रित काले मृद भांड, दायमाबाद से कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नबदा टोली का उत्खनन का कार्य HD संकालिया ने किया था। नबदा टोली का उत्खनन का कार्य यानी उसको खनने का कार्य किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृद भांड मिले हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे किस किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता है। यह विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू यानी हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फराते, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकारियन
एमोराइट, एलामाइट, मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के को मेलुहा कहते थे। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। कौन से अभिलेख में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा जाता है? तो सारगोन। मेलुहा नाविकों को कहा देश है। मेलुहा क्या है? तो नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? हाजा पक्षी के लिए। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नोट में दिया गया है तिथि निर्धारण की कार्बन यानी C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीब द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अब है 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीईआरटी के अनुसार ये जो सिंधु घाटी का काल है उसको बता रहा है। तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में जो पाया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह इसका लोकेशन जो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास था। दास्क नदी सुतकागी डोर बलूचिस्तान पश्चिमी में था और आलमगीरपुर पूर्व में उत्तर प्रदेश हिंद नदी के किनारे था। दामाबाद एमपी महाराष्ट्र में था जो प्रवरा नदी के किनारे था या दक्षिण में था। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ फैली थी? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा ये सभी थे। अफगानिस्तान से स्थित सोर्तघई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। सोर्तुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के निर्देशन में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था। यानी पूर्वी में जो आवासीय जो घर बनता था और पश्चिमी था जो दुर्गीकृत टीला था जो ऊंचे टीलों पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। कहा गया है कि जो हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण नहीं हुआ है। यानी उस समय मंदिर नहीं बनवाए जाते थे। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियां में कुल 12 अन्नागार मिले जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला
जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियां बनी हुई है व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी यानी विशाल अन्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल यानी सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। यह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। एक नर्तकी मिली है जिसमें क्या है, तो यह कांस्य धातु की बनी हुई थी और नग्न अवस्था में थी एवं इसके एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिसे आधि शिव यानी 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता एसआर राव यानी रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था जो 1957 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। यहाँ से गोदीबारा मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया यानी मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था एक बार, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आंसर हो जाएगा रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चनहुद्रो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। चनहुद्रो का उत्खनन किसने किया था? 1935 में मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने किया था। इसकी खोज कब हुआ था? तो 1931 में एमजी मजूमदार के द्वारा हुआ था। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिला है। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह यानी पैर का निशान मिले हैं। नारी सौंदर्य और प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झुक्कर झाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं।
इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा एक परिपक्व चरण चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी यानी काली चूड़ियां। यहाँ से एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्योष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां यानी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा में निपुण थे। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने का साक्ष्य, जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नहर था। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश की युक्त सूचना पट भी मिला है। अब है सुरकोटदा। सुरकोटरा या सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़ों की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने का साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। पहला था पुरोहित, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस यानी तांबा प्लास्टीन का जो कांस होता है का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवारात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे यानी पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक ओर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग की भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज्यादातर मोहरे शैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरे पर एक श्रृंगी यानी सबसे ज्यादा वाली आकृति है। मोहरे पर एक श्रृंगी वाली आकृति है। पशुओं में कुबर वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सेंधावासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसी में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। अब है विदेशी व्यापार। वस्तुएं हैं और प्रदेश हैं। 3 अफगानिस्तान और ईरान में मिलता था। गोमद सौराष्ट्र से मिलता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मिलता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान में मिलता था। सीसा ईरान और राजस्थान से मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है यहाँ पर बताया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा। गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर के द्वारा कहा गया है कि आर्यों का आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा राव, सर जॉन मार्शल व मैके के द्वारा बाढ़ बताया गया इसका कारण। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक स्थिरता बताया गया इसको। अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन है और UR कनेडी प्राकृतिक आपदा है। माधव स्वरूप बस नदियों के रुख बदलने से। इन सभी का अलग अलग अपना विचार है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया है। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग तथा तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। अब है प्रमुख स्थल और स्थिति और इसके उत्खननकर्ता व खोजकर्ता है और नदी किस नदी के किनारे है ये है। तो हड़प्पा है जो पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है।
और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, माधव स्वरूप बस 1926 ईस्वी में, व्हीलर ने 1946 ईस्वी में। इसे तीन तीन लोगों ने खोदा था और नदी रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। राखल दास बनर्जी ने इसे खोजा था, यानी उत्खनन करता था 1922 ईस्वी में। मैके 1927 ईस्वी में, व्हीलर 1930 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसे SRR द्वारा खोज किया गया था 1953-54 ईस्वी में, और यह भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला में है। JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। लूनी नदी के किनारे है यह धौलावीरा। किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी। चिन्होदरो पाक का सिंध प्रांत यानी नवाब शाह जिला में स्थित है। इसकी खोज मैके और NG मजुमदार ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटला कच्छ गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था 1972 और 75 ईस्वी के बीच में, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। यह मादर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। इसे अमलानंद घोष ने खोजा था। अमलानंद घोष और BK थापर दोनों मिलकर खोजा था। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में है। फजल अहमद के द्वारा खोजा गया था 1953 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जगदत्त शर्मा ने इसे खोजा था 1953 और 56 के बीच में, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इसका खोज M.N. देशपांडे, S.R. राव और M.A. साली ने किया था। यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद सुतकांगे डोर पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसका खोज सुतकांगे डोर का ऑरेल अस्टाइन 1927 ईस्वी में था। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। रोपर जिला पंजाब में है। जगदत्त शर्मा ने इसे खोजा था 1953-56 ईस्वी में, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। बनावली हिसार जिला हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। सोलकाह दक्षिणी बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज 1962 ईस्वी में की थी। सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। रफीक मुगल अमरेंद्र नाथ 1997-99 में खोजा था, और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देसलपुर कच्छ गुजरात के पास है। यह PP पांड्या, MK ढाके, KB सुंदराजन ने इसकी खोज की थी। यह बामू चेला नदी के किनारे स्थित है। कुनाल हरियाणा श्री JS खत्री व श्री M आचार्य ने इसकी खोज की थी। कोसी नदी के किनारे स्थित है। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात में है। 1982-95 ईस्वी तक 7 बार इसका उत्खनन किया गया, और यह भादर नदी के किनारे स्थित है। मित्ताथल भिवानी हरियाणा में है। सूरजभान 1968 में इसकी खोज करता है। चौटांग व यमुना नदी के मध्य में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो JP जोशी के द्वारा इसे खोजा गया था 1976-77 में। चिनाव नदी के किनारे मांडा स्थित है। वालाकोट पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, जो जॉर्ज F. डेल्स ने इसकी खोज की थी 1973-70 के बीच में। यह कुनहार नदी यानी नैन सुख नदी के किनारे स्थित है। अब है हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं और क्या क्या खोजा गया था वो सब दिया गया है।
हड़प्पा से R37 कब्र स्थान मिला है। विदेशी कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मिला है। क्या क्या मिला है हड़प्पा से? R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र और इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मिला है। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जल पूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साथ यानी कपास और स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है। लोथल से हाथी के दांत का पैमाने, घोड़े की मूर्तियां और फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन और अग्नि वेदिकाएं मिला है। धौलावीरा से नगर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व मध्य पश्चिम। चंद्रद्रो से अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व बकराकार ईंटें मिली है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली है। रंगपुर से धान यानी चावल की भूसी के ढेर मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिला है और मृद भांड भी मिला है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, हल के निशान यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युवा समाधियां, अग्निवेदियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कोट दीजी, बानग्र, कांस्य की चूड़ियां, धातु के उपकरण, ये सभी वहां से मिले हैं। अब है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिरेमिक उत्पाद, मृदभान की मूर्तियां मिला है। दैमावासी धातु का रथ मिला है। सुतकांगे डोर से तांबे की कुल्हाड़ी, सुतकांगे डोर से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन। रोपर से कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियों के अवशेष, सेल खड़ी व पकाई मिट्टी के मुहरे, टेराकोटा का हल, ये सब मिला है बनावली से। बनावली से क्या क्या मिला है? तो तिल व सरसों का ढेर मिला है, अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, सड़क व नालियों के अवशेष मिले हैं, सेल खड़ी व पकाई मिट्टी के मुहरे मिले हैं और टेराकोटा का हल मिला है। सुतकाह से परिपक्व बस्ती व विलासता के सामान का व्यापार मिला है। राखी गढ़ी से चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके मिला है राखी गढ़ी से। देसलपुर से विशाल विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुनार से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोजदी से 1 मुकुट गेहूं के साक्ष मिले हैं। मीताथल चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियां मिली है। बनावली से जौ एवं मिट्टी के हल की आकृति का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता था आज समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोग को यह टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम लोग का है वैदिक सभ्यता, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,